बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ था। हजारों कोए उस पर रहते थे। उसी पेड़ पर कौओं का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जहाँ बहुत सारी गुफाएं थीं। उन्हीं गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौओं को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौओं से इतनी नफरत थी कि किसी कौए को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौए मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौओं की एक सभा बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौओं, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सियाने और बुद्धिमान कौओं से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौआ बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्तें रखें हमें स्वीकार करें। अपने से अधिक ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या तुक है। बहुत से कौओं ने इसका विरोध किया। एक गर्म दिमाग का कौआ चीखा, हम उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौआ बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चला जाना चाहिए। सियाने कौए ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौओं में सबसे बुद्धिमान और चतुर स्थिरजीवी नाम का कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा और बोला, महाशय, आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए, स्थिरजीवी राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका, यह आप क्या कह रहे हैं स्थिरजीवी। स्थिरजीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूसी हमारी इस सभा की सारी कार्रवाई देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौओं को लेकर श्रेमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका डालूंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। क्षितिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। राजा के बच्चे क्यों हमें मरवाने पर तुले हैं। मेघवर्ण चीख कर उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बातें बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। कई कोई एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापड़ मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौआ समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौआ इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौओं में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौओं पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहाँ एक भी कौआ नहीं मिला।
मिलता भी कैसी। योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौओं को लेकर श्रीमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेट खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कोई हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर आजाद हूँ। सारे उल्लू हूँ हूँ की आवाज़ निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा क्षितिरजीवी कौवा यह सब देख रहा था। क्षितिरजीवी ने काँ काँ की आवाज़ निकाली। उसे देखकर जासूस बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? क्षितिरजीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे पटक कर कौओं की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सियाने नीति का सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौए को अपने साथ मिलाने बड़ा लाभ रहेगा। ये कौओं के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को क्षितिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया और उल्लू क्षितिरजीवी कौए को अपने साथ ले गए। वहाँ अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, क्षितिरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। क्षितिरजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहाँ बैठकर आपके गुण गाते रहने में ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार क्षितिरजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमा कर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा। तुम मुझे ज़्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहाँ से सदा के लिए यह कहता हुआ विनाशकाल में विपरीत बुद्धि चला गया। कुछ दिनों बाद क्षितिरजीवी लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दी आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफ़ी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो क्षितिरजीवी वहाँ से उड़कर सीधे श्रीमुख पर्वत पर पहुँचा, जहाँ मेघवर्ण और कौओं सहित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षितिरजीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहाँ आग लगी है एक एक लकड़ी जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौओं की सेना चोंच में जलती लकड़ियाँ पकड़ क्षितिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफा में आ पहुँचा। क्षितिरजीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने क्षितिरजीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी। सीख, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती, शत्रु को अपने घर में स्थान देना अपने ही विनाश का सामान जुटाने के समान है।